नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभूनाथ शुक्ला। मैंने कल जो शुरुआत की थी नदी जल सभ्यता के बारे में, उसी के संदर्भ में आज आगे थोड़ा बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बिना एक एक नदी को समझे हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस संदर्भ में आज चूंकि हमारे सबसे करीब नदी जो हम लोग महसूस करते हैं वो गंगा है, तो मैं गंगा से ही शुरू करता हूं। गंगा, यूं तो गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है, चाहे जहां चले जाओ। लेकिन जो गंगा के जब हम उद्गम की तरफ बढ़ते हैं तो हरिद्वार के आगे बढ़ते ही, हरिद्वार तक तो प्लेन है, हरिद्वार के आगे बढ़ते ही जो पहला स्टेशन आता है, यानी जो गंगा का पहला कहना चाहिए तीर्थ भी है, जहां गंगा आके कम से कम हरहरा के नीचे गिरती है, बड़ी वेग से नीचे आती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आकर के कोई किशोरी एकदम से उत्साह से थोड़ा सा युवावस्था की तरफ कदम पड़ती है। तब तक तो गंगा किशोर रूप में ही आती ना, छोटे रूप में। और अगर आप ऋषिकेश रात को रुकें तो रात भर हाहार हार की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कहीं कोई ट्रेन धड़धड़ाती चली आ रही है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ऋषिकेश, ये बात है 1980 की, तो मैं ऋषिकेश में ही रुका और अकेले ही गया था। अकेले इस संदर्भ में क्योंकि मैं अपने अखबार, तब मैं कानपुर में था, दैनिक जागरण के लिए एक वहाँ पर जो रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ एक दलित छात्र ने सुसाइड कर लिया था, तो उसके लिए मुझे भी कुछ रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। मैं अकेले गया। तब तक रुड़की जाना भी बहुत आसान नहीं होता था। कानपुर तो सीधी कोई ट्रेन नहीं थी, अब तो चलती है लिंक एक्सप्रेस। एकमात्र ट्रेन थी जो लखनऊ से पकड़नी पड़ती थी, और मैं लखनऊ से पहले लक्सर आया। लक्सर हरिद्वार से थोड़ा पहले है, क्योंकि ट्रेन तो जा रही थी सहारनपुर साइड में, पंजाब की तरफ जा रही थी, हिमालयन क्वीन ट्रेन थी। तो मैं लक्सर उतरा और लक्सर में कुछ देर रुकने के बाद फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई जो सहारनपुर जा रही थी। उसका रूट वाया रुड़की था। उस ट्रेन में बैठा मैं, रुड़की पहुंचा। रुड़की स्टेशन देख के मुझे बहुत कोफ्त हुई कि तो बहुत छोटा सा उजाड़ सा स्टेशन है। जितना सुनते थे कि रुड़की भी एक विश्वविद्यालय है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तब इंजीनियरिंग कॉलेज था, रुड़की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नाम हुआ करता था। कैसा होगा, पता लगा स्टेशन से तो बहुत दूर है अभी रुड़की। स्टेशन से उस समय रिक्शे जाते थे। रिक्शे से वाले ने मुझसे 8 आने लिए, और मुझे तब 8 आने की बड़ी कीमत थी 1980 में। 8 आने लिए और मुझे छोड़ा जा करके उसने रुड़की में। रुड़की में कोई एक होटल था, उसमें मैं रुका। फिर मैंने उससे कुछ स्टूडेंट लीडर से मिला, छात्रों से मिला, और जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी रहा उसके प्रिंसिपल, उसमें कोई माथुर साहब थे, उनसे मिला और मैंने रिपोर्ट बना के भेज दी। लेकिन मेरी वापसी का रिजर्वेशन रुड़की से जो डायरेक्ट ट्रेन थी उसमें कुछ 2-3 दिन बाद था, 2 दिन का समय मुझे मिल रहा था। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं। तो मैं रुड़की से हरिद्वार के लिए चला कि चलो ठीक है, गंगा का जो कम से कम गंगा के कुछ दूर तक गंगा को देखें। और रुड़की में जो सबसे मुझे शाम को लगा था, शाम को मैं रिक्शे से बैठ के रुड़की के जो पुल हैं उससे रुड़की की जो गंग नहर है उसके पास से गुजरा। मुझे कुछ पानी से बड़ा लगाव है, पानी में पानी की अनवरत, क्योंकि मैं यही जो रुड़की वाली नहर है ना, कानपुर भी जाती है, तो मैं अक्सर कानपुर जो नहर है उसके किनारे शाम को जाके लेट जाता था बचपन से ही, और सोचा करता था ये नहर कहाँ जा रही है, कितनी अद्भुत है ये प्रकृति, कैसी लीला है। खास तौर पे जब आसमान में खूब तारे छिटके हों, तब तक उस नहर के किनारे तो कोई लाइट वाइट थी नहीं, और कानपुर में चूंकि हमारा घर गोविंदनगर में था, वहीं से निकलती थी नहर। तो मैं उसके नीचे घास में लेट जाता और देखता कि वो तारों का जो अक्स है, प्रतिबिंब है, वो नहर पे पड़ रहा है। नहर का पानी इतना सुंदर लगता। तब तक पनकी पावर हाउस नहीं बना था, तो नहर में अथाह पानी वहाँ भी था। मतलब मैं डूब तो नहीं सकता था, तैर के निकल सकता था, लेकिन पानी था काफ़ी। उस गोविंदनगर के पीछे देखा करता था, लाइट थी नहीं, अंधेरे में बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे नहर का पानी देखकर, शांत पानी जब बहता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
और मुझे तब भी लगता था कि हमारा जीवन पानी पर तो टिका हुआ है, पानी और सूर्य, यह पानी बहता रहता है, इसलिए पानी कुछ भी हो लेकिन पानी एक जीवित देवता है। तो उस नहर को मैंने एक दिन रुड़की में पैदल चला नहर किनारे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस नहर में कुछ भी हादसा हो जाए, हमारा रिक्शा अगर जरा भी गिर गया तो हमारा पता नहीं चलेगा, क्योंकि नहर का पार्ट इतना था चौड़ा, कम से कम वहाँ पे 30-40 फीट चौड़ा पार्ट है। बेहद डरावना नहर दृश्य था वो। रात को मैं घूमता रहा, वहाँ भी तब लाइट नहीं थी रात को। उसके बाद मैं फिर अगले दिन वहाँ से हरिद्वार गया। रुड़की से बहादुराबाद की तरफ जैसे ही मुड़ते हैं तो आलू बुखारा मिलने लगते हैं, उसको पता लगा पेड़ ही बहुत है, और वहाँ से मुझे पहाड़ दिखने लगे। तो पहली बार मैंने पहाड़ देखा तो बड़ा अच्छा लगा। कैसे हरिद्वार के बाद फिर मैं हरिद्वार जाके मैं हर की पौड़ी में जाके बैठ गया। पाँव में वो ठंडा ठंडा पानी, मई का महीना तो पाँव में ठंडा ठंडा पानी बड़ा अच्छा लगता रहा। और वो भी मुझे, मैं काफ़ी देर बैठा रहा, मुझे याद नहीं आ रहा किस एक हरिद्वार में हर की पौड़ी में पाँव डाल के मैं बैठ गया था। खूब अच्छा, नहाया तो मैंने नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो पाँव से ठंडा ठंडा पानी गुजरना। फिर लोगों ने कहा आप यहाँ से, अभी टाइम है, आप ऋषिकेश चले आइए। तो मैं वहाँ से एक बस में बैठा और ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में अब कहाँ रुकते, अब बहुत भीड़ थी, गर्मी चली रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कहीं ऋषिकेश में मुझे ठहरने की जगह नहीं मिली, तो मैं एक काली कमली वालों की धर्मशाला थी, तो उनके जाके उनसे मैंने कहा कि वहाँ जगह मिल गई। लोगों ने कहा वहाँ जगह मिल जाएगी। वहाँ गया तो उन्होंने 4 आने लिए, 25 पैसा, और मेरी जो अटैची थी वो उन्होंने जमा कर ली और कहा आप कहीं भी, जो तमाम सारे पत्थर ज़मीन फर्श थी, कहीं भी लेट जाइए। तो मैं अपनी लुंगी बिछा के लेट गया। रात को बारिश हुई, और बारिश हुई तो इतनी ठंड पड़ी कि मुझे ठंड लगने लगी। मई के महीने में, अब तक मई में ठंड पड़ती है तो हम लोगों को पहली बार एहसास हुआ। और रात भर वो हाहार हाहार गंगा का जो लक्ष्मण झूला से गुजरता हुआ पानी बड़ा शोर करता। मुझे लगा आसपास कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती होगी। मैं बार बार सोचूं, पता लगा ट्रेन नहीं गुजरती है, वो तो पानी की आवाज़ है। अगले दिन लोगों ने कहा कि आपके पास अगर समय हो तो आप नीलकंठ महादेव चले आइए मंदिर। नीलकंठ महादेव के लिए तब गाड़ी बसें नहीं जाती थी, पैदल ही यात्रा होती थी। वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं चल दिया। अब वो है तो जंगल में मैं भटक गया, और आंधी पानी कारण में कहीं फंस गया, और वो जंगल सुनसान, वहाँ बियाबान, न कोई रास्ते में आदमी ना आदमजात। एक आध हिरण दिख जाए, कभी कोई जानवर दिख जाए। मैंने तब तक दूर से देखा कि एक पहाड़ से ऊपर से उतरता हुआ एक हाथी आ रहा, क्योंकि जल्दी चला था सुबह 5 बजे के आसपास। अब डर के मारे मेरी तो बिल्कुल सांस रुक गई कि अगर हाथी के चक्कर में आगे बढ़ता हूँ तो हाथी तो मुझसे निश्चित तौर पर पता नहीं क्या कर दे, वो तो हाथी करेगा। तो मैं वहीं चुपचाप मारे डर के बैठा रहा। संयोग से हाथी थोड़ा दूर से निकल गया, और फिर मेरी आगे जाने की भाई हिम्मत नहीं पड़ी, और मैं लौट के वापस फिर ऋषिकेश आ गया, और फिर हरिद्वार से फिर रुड़की, क्योंकि उसके बाद मेरी ट्रेन थी। तो मेरी पहली इस तरह से गंगा का उद्गम देखने की इच्छा थी, जो करीब गंगा से हम 300 किलोमीटर, उद्गम से 300-350 किलोमीटर पहले तक हम देखा है। उसके बाद जब फिर और दिल्ली आ गए, और तो तब तो हरिद्वार ऋषिकेश अपने हाथों में था, कभी चले जाएं। तो ऋषिकेश से फिर हम आगे चलते हैं, ऋषिकेश से खासतौर पर गंगोत्री जाने के लिए। और वो भी चूंकि पुरानी बातें हो गई, तो इस पर एक बहुत अच्छी किताब हमारे दोस्त अमरेंद्र राय जी की है, जो कि हमारे साथ जनसत्ता में भी रहे हैं, और सहारा टीवी चैनल में रहे हैं, कई चैनलों में रहे हैं, अमर उजाला में भी रहे हैं। मेरठ के वो प्रभारी थे अमर उजाला के। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी गंगा तीरे, जो NBT से, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। तो मैं उससे कुछ मैंने उसी से देखा, और कुछ उदाहरण उसके देता हूँ कि जैसे ऋषिकेश से आगे चलने पर थोड़ा सा 14 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी एक जगह है। अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ जा रहे हो, यानी गंगोत्री की तरफ नहीं, देवप्रयाग की तरफ चलें। गंगोत्री की तरफ जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, या तो देवप्रयाग होके आप जाएं गंगोत्री, देवप्रयाग टेहरी उत्तरकाशी होते हुए, या फिर आप नरेंद्र नगर चंबा होते हुए उत्तरकाशी जाएं। 2 रास्ते, उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री। तो ये शायद गंगा तीरे जो लिख रहे हैं अमरेंद्र जी, गए होंगे
वाया देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आगे जब चलेंगे हम वहाँ से आपके गंगोत्री की तरफ या बद्रीनाथ की तरफ या केदारनाथ, वही रूट है, सेम रूट तरफ चलेंगे, तो पहला जो स्थल आता है वो शिवपुरी है। शिवपुरी में राफ्टिंग होती है। लोग बहुत सारे दिल्ली से और दूसरे शहरों से लोग आते हैं और जिनकी राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि पानी की धार तेजी से आती, बहुत तेज आती, तो राफ्टिंग बहुत तेजी से होती भी है। और बड़े कुछ जो बहुत ही हिम्मत वाले साहसी लोग हैं वही राफ्टिंग कर पाते हैं, और उसके लिए पूरी एक राफ्टिंग की ड्रेस पहननी पड़ती है, क्योंकि कभी भी कहीं भी पत्थर लगा टकरा सकती है। वो नाव जो होती है वो कहीं भी हवा भरी होती है नाव में, कहीं किसी पत्थर से बना के टूट भी सकती है, और इतना तेज बहाव होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो वो राफ्टिंग, ये तमाम सारे जोखिम वाले काम होते हैं। बहुत से लोग जो रेसिंग करते हैं, कार रेसिंग, तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, लोग करते ही हैं। माउंटेनियरिंग होती है, तो शिवपुरी में राफ्टिंग होती है। अगर राफ्टिंग का शौक है तो गंगा नदी पर हरिद्वार के ऋषिकेश के आगे 14 किलोमीटर राफ्टिंग है, और वहाँ मंदिर भी है, जलप्रपात है, और दुकान में वहाँ खीरे बहुत मिलते हैं। खीरा पहाड़ पे खाते रहना चाहिए, उससे जो आपकी ओमिट टेंडेंसी होती है, यानी कभी जी मिचलाना की टेंडेंसी होती है, वो ख़त्म होती है। तो ये फिर ऋषिकेश से 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर पर देवप्रयाग है। मित्रों, देवप्रयाग से ही गंगा नदी गंगा बनती है, क्योंकि देवप्रयाग में एक तो आ रही भागीरथी नदी, एक तरफ से चली आ रही भागीरथी, और दूसरी तरफ से आ रही अलकनंदा। दोनों विशाल नदियां, दोनों बराबर गहराई की, बराबर चौड़ाई की। चौड़ाई मतलब बीच में जो पाट है, बराबर पाट है, बराबर गहराई है। तो जब कोई भी, मैंने कल भी कहा था, कोई ऐसी नदी जो परस्पर मिलती हैं, जिनका पाट और जिनकी गहराई लगभग समान हो, तो एक नया नाम पड़ता है नदी का। तो देवप्रयाग से नाम इसका पड़ता है अलकनंदा, और भागीरथी मिलके गंगा कहलाती है। देवप्रयाग बहुत ऊंचाई से दोनों नदियां मिलती हैं, और बिल्कुल 90 डिग्री में आ रही हैं। एक इधर चली आ रही है, एक सीधे इधर से चली आ रही है, और इतना जबरदस्त शोर होता है। देवप्रयाग की चढ़ाई में अगर आप गाड़ी चढ़ा लेते हैं तो माना जाएगा आप गाड़ी चलाने के लिए परफेक्ट हैं, पहाड़ में गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि देवप्रयाग में एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। अब तो ये 4 लेन बन रहा है, लेकिन जब नहीं बना था तब बड़ा मुश्किल होता था। पहले तो बड़ी संकरी रोड होती थी। एक बार मैं, और जब उसके आगे पहले जो पहली घटना बताई, उसके बाद की घटना में गया था 1981 में, तब तो सकरी रोड थी। हालांकि बोलते इसको जीटी रोड थे। जीटी रोड इसलिए बोलते थे, हमारे देश में जीटी रोड हर उस रोड को कहते हैं जो पक्की हो। पहले चूंकि पक्की रोड, सड़कें कम होती थी, इसे जीटी रोड कहलाती थी, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। हालांकि जीटी रोड जो असली वो है जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है, वाया कानपुर, वाया गाजियाबाद, अलीगढ़, बेवर, छिबरामऊ, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर होती हुई जो इलाहाबाद, और इलाहाबाद से आगे बनारस होती हुई कलकत्ता जाती है, उसको ग्रैंड ट्रंक बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि 1924 में बनी थी। लेकिन देश में पक्की सड़क इतना ज़्यादा नाम मशहूर हुआ कि जो भी पक्की सड़क उस वक्त तक होती थी उसको जीटी रोड कह देते थे। आज भी वो जीटी रोड कहलाती है। वो आएंगी जो हरिद्वार से ऋषिकेश से जाती है बद्रीनाथ को रोड, वो जीटी रोड कहलाती है। तो एक जीटी रोड से जब आप गुजरते थे तो रोड बड़ा सकरा होता था, मतलब 2 गाड़ियां बड़ी मुश्किल गुजरती थी। जगह जगह सावधानी के बोर्ड लगे होते थे। वो जो हेयर पिन बैंड होता है वो बना होता था कि आप वहीं पर सिर्फ गाड़ी अगल बगल पार हो सकती है। जगह जगह लिखा होता था कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है, धीरे चलिए, ये सब कासन भी लिखे होते थे। तो वो देवप्रयाग में एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, वहाँ से फिर पानी गिरता है। एक तरफ का रास्ता चला जाता है वाया श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ, और एक तरफ सड़क चली जाती है टिहरी की तरफ। तो जो टिहरी की तरफ जाती है वही भागीरथी नदी है, जो उधर से आ रही होती है भागीरथी। तो भागीरथी नदी और जो देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम है, इसके बाद ही गंगा नदी कहलाती है। तो अगर आप गंगा नदी का उद्गम मानना चाहें तो गोमुख, गंगोत्री वो सब मान लें, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बद्रीनाथ से जो नदियां आ रही हैं, विष्णु गंगा, अलकनंदा, और कई गंगा नदियां हैं जो आके मिलती हैं, जो गंगा कहलाती हैं,
वो सब मिलके अलकनंदा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही गंगा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से तो गंगा का एक उद्गम ये है। और मैं अब यहीं से ये वीडियो फिलहाल यहाँ समाप्त करता हूँ, इसलिए कि आगे भी बताता रहूँगा। और मैं एक एक नदी, मैं गंगा ले रहा हूँ, फिर आपको यमुना के बारे में बताऊँगा, फिर गंगा की जो सहायक नदियाँ उनके बारे में जिक्र होगा, और मैं दक्षिण भारत की नदियाँ भी लूँगा, मध्य भारत की नदियाँ लूँगा। मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी तो अपनी नर्मदा है, और नर्मदा को इतना पुण्यकारी माना गया है कि कहा गया है गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। ये पुण्यकारी इसलिए मानी गई है ताकि लोग नदियों का महत्व समझें, जल का महत्व समझें, पानी का महत्व समझें, सूर्य का महत्व समझें, वायु का महत्व समझें। इसलिए इनको थोड़ा बहुत इनको देवत्व ला दिया गया है ताकि लोग इनको इग्नोर न करें, इनको नष्ट न करें। तो मित्रों, गंगा की जो असली यात्रा है वो शुरू होती है देवप्रयाग से। इसके पहले भी गंगा आ रही, कल मैं इसके ऊपर ले चलूँगा। आज मैं यहाँ से आपको ख़त्म करता हूँ, फिर इसके ऊपर चलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अभी और रोज़ आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा ये शंभू के तीर जो मेरा YouTube है इसे निरंतर देखते रहें। आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती रहेंगी जो हमारे तमाम सारे समाज और संस्कृति को उद्यत करती हैं। इसको आप पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, हमारे इस YouTube को। जो हमारा गंगा तीरे पे जो हम बता रहे हैं इसको आप पसंद करें, और हमारे को लाइक कमेंट करें या बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो कल हम रोज़ाना कुछ ना कुछ बोलते हैं शंभू के तीर में, ये आपके लिए सहायक हो। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, आदाब अर्ज करता हूँ। वाहेगुरु।